के लिए 30 वर्षों से अधिक समय से इंतजार कर रहा हूँ। पिताजी, मैंने हमेशा आपसे कहा था कि मैं वापस आऊँगा और अपनी डिग्री हासिल करूँगा। मैं इस सम्मान के लिए हार्वर्ड को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अगले साल अपनी नौकरी बदल रहा हूँ और मेरे रेज्यूमे में कॉलेज की डिग्री होना मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं स्नातकों की सराहना करता हूँ कि उन्होंने अपनी डिग्री के लिए अधिक सीधा रास्ता अपनाया है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं इस बात से खुश हूँ कि क्लिमसन ने मुझे हार्वर्ड का सबसे सफल प्रभाव कहा। मुझे लगता है कि यही बात मुझे मेरी अपनी विशेष कक्षा का विदाई भाषण देने वाला बनाती है। मैंने उन सभी लोगों में से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जो असफल हुए हैं, लेकिन मैं यह भी चाहता हूँ कि मुझे उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जाए जिसने स्टीव बाल्टर को बिजनेस स्कूल छोड़ने पर मजबूर किया था। मैं एक बुरा प्रभाव डालता हूँ, इसीलिए मुझे अपने ग्रेजुएशन समारोह में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। मैंने अपने अभिमुखीकरण समारोह में बात की होती तो शायद आज आपसे हार्वर्ड मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव था। मैंने बहुत सी कक्षाओं में बैठता था जिनके लिए मैंने नामांकन भी नहीं कराया था, और छात्रावास का जीवन बहुत बढ़िया था। मैं रेड क्लिफ में कुरियर हाउस में रहता था। देर रात को मेरे छात्रावास कक्ष में बहुत सारे लोग चर्चा करते रहते थे, क्योंकि सभी जानते थे कि मुझे सुबह उठने की चिंता नहीं रहती थी। इस तरह मैं असामाजिक समूह का नेता बन गया था। हम उन सभी सामाजिक लोगों को अस्वीकार करने की अपनी भावना को वैध बनाने के लिए एक दूसरे से चिपके रहते थे। रेड क्लिफ रहने के लिए एक शानदार जगह थी। वहाँ ज़्यादातर महिलाएं थीं और ज़्यादातर लड़के गणित विज्ञान के प्रकार के थे। अगर आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है, तो इस संयोजन से मुझे सबसे अच्छे अवसर मिले। यहीं से मैंने यह दुखद सबक सीखा कि अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाना आपको सफलता की गारंटी नहीं देता। हार्वर्ड से जुड़ी मेरी सबसे बड़ी यादों में से 1 जनवरी 1975 की है, जब मैंने कुरियर हाउस में अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको की एक कंपनी को फ़ोन किया जो दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाना शुरू कर रही थी। मैंने उन्हें सॉफ्टवेयर बेचने की पेशकश की थी। मुझे चिंता थी कि उन्हें लगेगा कि मैं सिर्फ एक छात्र हूँ और वे मुझसे बात करना बंद कर देंगे। इसके बजाय उन्होंने कहा, हम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। 1 महीने बाद हमसे मिलो, जो अच्छी बात थी, क्योंकि हमने अभी तक सॉफ्टवेयर नहीं लिखा था। उस क्षण से मैंने दिन रात अतिरिक्त क्रेडिट परियोजना पर काम किया, जिससे मेरी कॉलेज शिक्षा के अंत और माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक उल्लेखनीय यात्रा की शुरुआत को निश्चित करता है। हार्वर्ड के बारे में मुझे जो सबसे ज़्यादा याद है वह यह कि इतनी ऊर्जा और बुद्धिमत्ता के बीच रहना, यह उत्साहजनक, डराने वाला, कभी कभी हतोत्साहित करने वाला भी हो सकता है, लेकिन हमेशा चुनौतीपूर्ण होता था। यह एक अद्भुत विशेषाधिकार था कि हालांकि मैंने इसे जल्दी ही छोड़ दिया, लेकिन हार्वर्ड में बिताए वर्षों, वहाँ बनी मित्रता और जिन विचारों का मैंने काम किया उससे मुझे काफ़ी बदलाव आया। लेकिन पीछे मुड़कर गंभीरता से देखने पर मुझे एक बड़ा अफसोस है। मैं हार्वर्ड से इस बात से अनभिज्ञ था कि दुनिया में कितनी भयंकर असमानताएं हैं, स्वास्थ्य, धन, अवसर की कितनी भयावह असमानताएं हैं, जो लाखों लोगों को निराशा के जीवन में ढकेलती हैं। मैंने हार्वर्ड में अर्थशास्त्र और राजनीति के नए विषयों के बारे में बहुत कुछ सीखा। मुझे विज्ञान में हो रही प्रगति के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिला, लेकिन मानवता की सबसे बड़ी प्रगति उसकी खोजों में नहीं है, बल्कि इस बात की है कि उन खोजों को असमानता को कम करने के लिए कैसे लागू किया जाता है। चाहे लोकतंत्र के माध्यम से हो, मजबूत सार्वजनिक शिक्षा के माध्यम से हो,
गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से हो या व्यापक आर्थिक अवसर के माध्यम से हो, असमानता को कम करना सर्वोच्च मानवीय उपलब्धि है। मैं इस देश में लाखों युवाओं के साथ धोखाधड़ी करके शिक्षा के अवसरों से वंचित किए जाने के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हुए कैंपस से बाहर निकला था, और मुझे विकासशील देशों में अकल्पनीय गरीबी, बीमारी में रह रहे लाखों लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे यह जानने में दशकों लग गए। आप स्नातक हार्वर्ड में एक अलग समय पर आए थे। आप दुनिया की असमानताओं के बारे में पहले के वर्गों से ज़्यादा जानते हैं। मुझे आशा है कि यहाँ अपने कार्यकाल के दौरान आपको यह सोचने का अवसर मिला होगा कि तीव्र गति से बढ़ती प्रौद्योगिकी के इस युग में हम इन असमानताओं पर किस प्रकार काबू पा सकते हैं और उनका समाधान कर सकते हैं। चर्चा के लिए कल्पना करें अपने पास सप्ताह के कुछ घंटे और महीने में कुछ डॉलर हैं, जिन्हें आप किसी उद्देश्य के लिए दान कर सकते हैं, और आप उस समय और पैसे को खर्च करना चाहते हैं जिससे जीवन बचाने और बेहतर बनाने में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़े। आप इसे कहाँ खर्च करेंगे? मेलिंडा और मेरे लिए चुनौती एक ही है। हमारे पास जो संसाधन हैं उनसे हम अधिकतम लोगों के लिए कैसे अच्छा कर सकते हैं। इस प्रश्न पर चर्चा के दौरान मेलिंडा और मैंने एक लेख पढ़ा जिसमें उन लाखों बच्चों के बारे में बताया गया था और जो हर साल गरीब देशों में उन बीमारियों से मर रहे हैं जिन्हें हमने बहुत पहले ही इस देश में हानि रहित बना दिया। खसरा, मलेरिया, निमोनिया, हेपेटाइटिस बी, पित्त, ज्वर, एक बीमारी जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था, रोटा वायरस, हर साल 5 लाख बच्चों की जान ले रहा था। इनमें से कोई भी संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं। हम चौंक गए। हमने मान लिया था कि यदि लाखों बच्चे मर रहे हैं और उन्हें बचाया जा सकता है तो दुनिया उन्हें बचाने के लिए दवाओं की खोज और बिक्री के प्रयत्न कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं। $1 से भी कम कीमत में ऐसे हस्तक्षेप किए जा सकते थे जिनमें से उन लोगों की जान बचाई जा सकती थी जो अभी तक नहीं बचाए जा सके। यदि आप मानते हैं कि जीवन का मूल्य समान है तो यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि कुछ जीवन बचाने लायक माने जाते हैं, कुछ नहीं। हमने अपने आप से कहा कि यह सच नहीं हो सकता है। यदि यह सच है तो यह हमारे दान की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसीलिए हमने अपने पास अपना काम उसी तरह शुरू किया जैसे यहाँ कोई भी शुरू करता है। हमने पूछा, दुनिया के उन बच्चों को कैसे मरने दे सकती है? इसका जवाब सरल और कठोर है। बाजार के उन बच्चों की जान बचाने के लिए कोई पुरस्कार नहीं दिया और सरकारों ने इस पर कोई सब्सिडी नहीं दी। इसीलिए बच्चे मर जाते हैं क्योंकि उनके माता पिता के पास बाजार में कोई शक्ति नहीं है और व्यवस्था में उनकी कोई आवाज़ नहीं थी। लेकिन आपके और मेरे पास दोनों ही है। अगर हम ज़्यादा रचनात्मक पूंजीवाद विकसित कर सकें और बाजार की ताकतों को गरीबी के लिए बेहतर ढंग से काम करने लायक बना सकते हैं, यदि हम बाजार की शक्तियों की पहुंच को बढ़ा सकें ताकि अधिक लोग लाभ कमा सकें और कम से कम जीविकोपार्जन कर सकें, तो हम उन लोगों की सेवा कर सकेंगे जो घोर असमानताओं से पीड़ित हैं। हम दुनिया के भर की सरकारों पर दबाव डाल सकते हैं कि वे करदाताओं के पैसे को ऐसे तरीके से खर्च करें जो देने वाले लोगों के मूल्यों को बेहतर ढंग से पूर्ण कर सकें। हम ऐसे तरीके खोज सकें जो गरीबों की आवश्यकताओं को इस प्रकार से पूरा करें कि उससे व्यवस्थाओं को लाभ मिले और राजनेताओं को वोट मिले, तो हम विश्व की असमानताओं को कम करने के लिए स्थायी तरीका खोज लेंगे। अब यह कार्य खुला हुआ है, इसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन इस चुनौती का जवाब देने के लिए सचेत प्रयास दुनिया को बदल सकती है। मुझे उम्मीद है कि हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं उन संशयवादियों की बात करता हूँ जो दावा करते हैं कि कोई उम्मीद नहीं है। वे कहते हैं कि असमानता शुरू से ही हमारे साथ रही है और अंत तक हमारे साथ रहेगी, लेकिन लोगों को परवाह नहीं है। मैं पूर्णतः असहमत हूँ। मेरा मानना है कि हमारे पास इतनी परवाह है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें। अभी तक यहाँ यार्ड में कभी मालूम था